वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्स विच नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब ऐसे फैक्ट्स जिसे कोर्ट विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लेता है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें पढ़ना है सेक्शन 56 टू 58 में। इससे पहले हमने सेक्शन मतलब एविडेंस एक्ट के पार्ट 1 को देख लिया, रिलेवेंसी को देख लिया हमने 5 टू 55 में। अब हमारा पार्ट 2 शुरू हो जाता है विथ फैक्ट्स विच नॉट टू बी प्रूव, मतलब ऐसे फैक्ट्स जिसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जब सेक्शन 58 पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये तीन चीजें याद रखनी होती है, फैक्ट विच नॉट टू बी प्रूव। इन तीनों फैक्ट्स, इस तरह की तीन चीजों को हमें प्रूव नहीं करना पड़ता है। एक प्रिजम्पशन, जिसे हमने सबसे पहले सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा। इसमें तीन चीजें होती थी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिएशन होता है, कोर्ट उस प्रिजम्पशन को ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। ये मैंडेटरी नहीं होता है, प्रिजम्पशन लिया भी जा सकता है, नहीं ली भी लिया सकता है। शैल प्रिज्यूम थोड़ा और हाइयर कैरेक्टर का है। इसमें क्या है कि कोर्ट को डिस्क्रिएशन लेना ही लेना है, और ये डिस्क्रिएशन जब कोर्ट लेगा तो इसको अगला पार्टी तब तक ये डिस्कशन रहेगा कि जो अपोजिट पार्टी है वो एविडेंस लीड इसके अगेंस्ट ना करे। अगर वो एविडेंस लीड करता है, उसमें ये पाया जाता है कि सही नहीं है, देन इसके फिर जो भी डिटर्मिनेशन है वो होगा। लेकिन कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिएशन नहीं, उसे प्रिजम्पशन लेना होगा अंटिल द पार्टी अपोजिट पार्टी लीड द एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। अब थर्ड जो सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे है, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू प्रिजम्पशन में, वो है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इसमें कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिएशन भी नहीं है और किसी भी तरह का आप एविडेंस भी लीड नहीं कर सकते हैं। एविडेंस नहीं लीड कर सकते तो कैसे हैंडल करेंगे? तो जैसे सेक्शन 112 क्या कहता है, लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन या बर्थ ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन बिटवीन 280 डेज। मतलब अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है एक वैध विवाह के दौरान, विवाह में, या उसके टूटने के 280 दिन के भीतर, तो उस बच्चे को वैध माना जाएगा। आप किसी तो इसको कोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना, ये चीज इनफैक्ट अगर आ जाएगी। अब अगर आपको एविडेंस लीड करना है तो इस सेक्शन में ही दिया हुआ है कि आप नॉन एक्सेस ऑफ दी हस्बैंड पार्टीज, अगर हस्बैंड को एक्सेस नहीं मिला है तभी आप इस चीज को कॉन्ट्रेरी प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, ये बच्चा हमारा नहीं है। लेकिन आप किसी और चीज पे, रिलेशनशिप, कैरेक्टर या किसी भी और चीज पे एविडेंस लीड नहीं कर सकते कि हमारा रिलेशनशिप बहुत खराब था, ये था। अगर ये प्रूफ आपको करना है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, यू नीड टू प्रूव दैट यू हैव नो एक्सेस फ्रॉम द फ्रॉम द पार्टी। कैसे आपको एक्सेस नहीं, आप विदेश में हैं, यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है तो एक्सेस नहीं है, यही प्रूफ। लेकिन आप सेम शहर, सेम गांव, सेम घर में रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है, तो इस तरह के एविडेंस को लीड भी नहीं किया जा सकता सेक्शन 112, क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। उसी तरह से आता है जुडिशियल नोटिस। जिस बात की जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले लेगा, इसे हम और भी समझेंगे सेक्शन में, उस बात को भी आपको फैक्ट के थ्रू, मतलब उसके उस बात को भी आपको एविडेंस के थ्रू प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद एडमिशन बाय पार्टी, अगर किसी ने एडमिशन कर लिया है तो वो क्या एडमिशन क्या होगा, वो उसके उसको आप उसके उसको इसी तरह से प्रूफ कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो एविडेंस वो खुद बोल रहा है। एडमिशन हमने पढ़ा भी, एडमिशन स्टेटमेंट सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द an act suggesting an inference of fact and issue or relevant fact made by the person under the section made by the person mentioned under section 18 and the circumstances mentioned under the 18 to 21। तो वैसे व्यक्ति जो सूट के पर्सन हैं, जो रिकॉग्नाइज पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है, सूट का पार्टी जो सूट है या उनका इंटरेस्ट ड्राइव कर रहा है, उसके द्वारा कोई भी एडमिशन अगर किया जाता है तो उसे भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 58 का मामला है। अब आइए समझिए सेक्शन 57 क्या कह रहा है। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। इसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट टेक कर ले, और इसको जैसे ही लेगा तो इसको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द कोर्ट शैल टेक नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। किसका? ऑल लॉज इन द फोर्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जैसे हमारे अभी हम सेक्शन 56 ही पढ़ रहे हैं, 57 पढ़ रहे हैं, तो इसका नोटिस कोर्ट तो खुद ले लेगा। अब ये तो इस पे एविडेंस लीड नहीं किया जा सकता ना कि सेक्शन 57 सही नहीं है या ये है ही नहीं एविडेंस। जो पब्लिश्ड बुक है, पब्लिश्ड लॉ है, उसका तो आपको ऑटोमेटिकली कोर्ट क्या कर लेगा, एक जुडिशियल नोटिस लेगा, उस पर कोई बहस नहीं होगा। All public act passed or hereafter to be passed by the Parliament of United Kingdom and all local and personal act directed by the Parliament of the UK to be judicially noticed। That means कि हमारा ये जो 57(2) है ना, ये हमें याद दिला रहा है कि इसके बारे में कॉलोनियल पास्ट, जब हम अंग्रेजों के हुकूमत के अंदर थे,
तो वो उनके ये सारे क्या कि उनके भी रूल एंड रेगुलेशन हम पे चलते थे, जो आज भी 1872 के, इसे चेंज कर देना चाहिए और अभी चेंज हो भी रहा है, हो सकता है कि अब चेंज हो जाए ये सारा कुछ। तो जो भी लॉ उनका था वो भी, उसका भी जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, अभी तक आज की स्थिति में। आर्टिकल ऑफ वार ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया, India of Parliament of the legislature established under any law the timing and force in the provinces or in the state। जो भी प्रोसीडिंग होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स हुई है, उन सबको जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। उसको प्रूफ करने के लिए आपको कोई एविडेंस देने का बात कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से एक्सेशन एंड साइन मैनुअल ऑफ द सॉवरेन, मतलब इंग्लिश जो सॉवरेन है, जो वहाँ के किंग है, या उनके जो साइन है और उसका जो सॉवरेन का जो सील है, उसका भी नोटिस लिया जाएगा। ऑल सील ऑफ विच इंग्लिश कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस, द सील्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया एंड ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ विच इंडिया एस्टैब्लिश्ड द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, द सील ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन, नोटरी रिपब्लिक एंड द, मतलब ये जितने भी सील कोर्ट के हों, चाहे नोटरी के हों, ये सारे उसको आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से ऑफिस नेम, टाइटल, फंक्शन, द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, इनका नाम पब्लिश हो चुका है ऑफिशियल गैजेट में, इसके भी सारे आप नोटिस कोर्ट ले सकता है। अब आपका जो फ्लैग है, उसका टाइटल है, एग्जिस्टेंस है, टाइटल नेशनल फ्लैग, इसका भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी पब्लिश किया गया होगा, उससे भी आप जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले लेते हैं। इसके लिए भी कोई फैक्ट, इसके लिए भी कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। द डिवीजन ऑफ टाइम, द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल, फैक्ट्स एंड हॉलीडे, जो भी हमारे यहाँ हॉलीडेज हैं, जब मान लीजिए कुछ मामला है और 9th को दिवाली अगर है, 9th ऑफ मंथ को, 9th ऑफ एक्स मंथ को दिवाली है, और दिवाली हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है, उसके लिए ऑफिशियल छुट्टी दी जाती है, और कोर्ट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिख रहा है कॉन्ट्रेरी, उसमें ये बात फैक्टेड इशू है कि दिन दिवाली था। अब इस बात को प्रूफ करना नहीं पड़ेगा कि 9 को दिवाली था, बस उसने दिखा दिया कि 9 को दिवाली था, उसके लिए कोई एविडेंस लीड नहीं करना पड़ेगा। The territories under the domain of Government of India, the commencement, continuance and termination of hostility between Government of India and the state of, ये सारा कुछ, द नेम एंड मेंबर ऑफ द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, डिप्यूटीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, कोर्ट के मेंबर हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके डिप्यूटीज, उनके सबऑर्डिनेट, द रूल ऑफ द रोड एंड ऑफ लैंड और द सी, हमारे यहाँ मोटर व्हीकल रोड, ये सारा कुछ के नोटिस कोर्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा। इन दीज केसेस एंड आल्सो ऑल द मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, द कोर्ट में रिपोर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट ऑफ रेफरेंस। कोर्ट को अगर आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगा, नेसेसिटी होगा, तो वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट बुक या डॉक्यूमेंट को रिफर करेगा। द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it considered necessary to enable do so। कोर्ट उसे बोलेगा कि आप उस तरह के बुक्स लाइए जिसमें ये लॉ है, तो पब्लिश बाय द अथॉरिटी, बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें सारा लॉ लिखा होगा, तो उसे कोर्ट ले लेगा। मतलब बहुत आसान सेक्शन है 57। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक नीड टू बी प्रूव्ड, कोई भी ऐसे फैक्ट्स को जो अगर कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है तो उसे प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एविडेंस एक्ट के कोई एक सेक्शन है, सेक्शन 56, इसके बारे में कोर्ट अगर ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है, लेना ही होगा, क्योंकि ये पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दो, तो ये जुडिशियल नोटिस, इसको प्रूफ करना तो कोई समझदारी की बात नहीं, और डिले ही होगा। Any fact which is so notorious, court take judicial notice of the fact। Judicial notice occur when a trial court accept a fact as true without requiring either party to introduce evidence supporting the noticed fact। कोई फैक्ट है जो आ गया और उसकी इधर पार्टी, कोई भी अपोजिट पार्टी हो या डिफेंस पार्टी हो, प्रोसिक्यूशन हो, प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट, किसी से भी एविडेंस लीड नहीं किया, उसको फैक्ट को आते ही उससे एक्सेप्ट माना गया। Judicial notice is generally intended to save the parties, the court and the jury the time and effort associated with the proving fact that are matter of a common knowledge। एक कॉमन नॉलेज का चीज था कि 9th ऑफ एक्स मंथ को दिवाली पड़ा था, इट्स अ कॉमन नॉलेज। इस पे एविडेंस लीड करके कहीं ना कहीं आप कोर्ट का, पार्टी का और जूरी का टाइम ही खराब करोगे। Fifth evidence in the 14th edition courts judicial notice is the cognizance taken by the court itself for certain matter which are so notorious or clearly established that evidence of their existence is deemed unnecessary। तो फिप्सन ने भी यही कहा अपने 14th एडिशन में कि जुडिशियल नोटिस किस चीज का कॉग्निजेंस है। कॉग्निजेंस क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, या उसको लिया जाना कोर्ट के द्वारा
तो वो इतना ज़्यादा नोटोरियस है, इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश फैक्ट है कि उसके बारे में आप किसी तरह के एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है. जुडिशियल नोटिस है रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस दैट अलाउ अ फैक्ट टू बी इंट्रोड्यूस इनटू एविडेंस if the truth of the fact so is so notorious or well known or so authoritatively attested that it cannot reasonably be doubted. अब जो रूल रेगुलेशन है उसे पब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उस पर कोई एविडेंस लीड करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है. No fact need to be proved in any proceeding with the parties thereto or the agent agrees to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit of by any writing under their hand, or which by rule of proceeding enforced at time they are deemed to have admitted by their pleading, provided that court may in its discretion require the fact admitted to be proved otherwise than by such admission. अब सेक्शन 58 मैंने बोला एडमिशन को बोलता है. अगर पार्टी दो पार्टी के बीच में कोई मसला है, पहले भी मैंने आपको समझाया था, ये पार्टी 1 है, ये पार्टी 2 है, इनके बीच में ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है. ये दोनों ब्रदर हैं. अब ये प्रॉपर्टी इनको बीच में हाफ ऑफ बटी, लेकिन ये एक बीच में बाथरूम है. अभी डिस्प्यूट क्या है कि P1 बोल रहा है कि ये मेरा है, ये P2 बोलता है ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरे फंड से बना हुआ है, लेकिन पार्टीशन में P2 को चला गया है. अभी इनका दावा है कि अब जब भी अगर आप कोर्ट में केस करोगे सबसे पहले क्या लिखाएगा कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग टू P1's फादर F. P2 ने भी जब ये इसने प्लेंटिफ ने, क्या ये प्लेंटिफ देगा, प्लेंटिफ है इस केस में, इसका चला गया प्रॉपर्टी, ये प्लेंट देगा, प्लेंट में ये लिखेगा ना दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू माई फादर F XYZ एंड P2 लिखेगा इट बिलोंग्स टू, ये बाथरूम बिलोंग्स टू फ्रॉम द ज्वाइंट माई पर्सनल फंड. अब P2 के पास जैसे ही जाएगा तो ये अपना WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, उसमें P1 क्या P2 लिखेगा कि .1 ऑफ द प्लेंट इज एडमिटेड. मतलब ये पॉइंट इसने भी एडमिट कर लिया, एडमिशन कर लिया कि ये जो ज़मीन थी P2 और P1 की, इसको इसके ओनर कौन थे, फादर थे हमारे XYZ. हाँ, पॉइंट P1 का जो ये पर्सन है ये डिस्प्यूटेड है, तो इसको कोर्ट फैक्ट ऑफ इशू फैक्ट इन इशू बना लेगा. लेकिन क्या .1 पे किसी तरह का डिस्कशन करके कोर्ट को डिले, जब दो लोगों के बीच में जो जजमेंट इन पर्सोना आने वाला है, दो लोगों के बीच में जजमेंट बाइंडिंग होने वाला है, P1 और P2 के बीच में ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है. अब जब दो लोग बोल रहे कि प्रॉपर्टी आया है F फ्रॉम XYZ, तो क्या उस पर कोई किसी भी तरह का एविडेंस लीड करने से कोर्ट का टाइम ही खत्म होना है, पार्टीज का टाइम ही इफेक्ट होना है. तो जिस वजह से इस बात का एडमिशन कर लिया जाता है, उस बात पे किसी भी तरह के प्रूफ की जरूरत नहीं होती है. हाँ, एक एक्सेप्शनल क्लॉज दे दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में इन इट्स, अगर कोर्ट को लगे अपने डिस्क्रिप्शन में, रिक्वायर्स द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन. अगर ऐसा लगे कि कोर्ट को कि नहीं ये जमीन किसी और की है, तो P1 और P2 से भी दोनों से एविडेंस लीड करने को बोला जा सकता है कि आप बताइए कि जो ज़मीन है वो कैसे है. तो आपको टाइटल सूट, अपना पेपर, रजिस्ट्री पेपर या लैंड रिकॉर्ड दिखा के प्रूफ करना पड़ेगा. लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर जिस पार्टी ने एडमिशन कर ली उससे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सेक्शन 58 अप्लाइज टू द एडमिशन इन प्लीडिंग एंड नॉट टू एविडेंशियरी एडमिशन. ठीक है, ये सेक्शन 58 को कहाँ पे अप्लाई होता है, एडमिशन में अप्लाई होता है. किसमें, प्लीडिंग्स में, मतलब सिविल केसेस में. जब अभी मैंने बताया कि दो, एक ये था प्लेंटिफ का प्लेंट आया था जिसमें P1 के फादर और P1 मेरे फंड से बना, P2 ने WS दिया रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये प्लीडिंग का ही दोनों पार्ट है. एडमिशन इन ऑल सेक्शन 58 इज कंक्लूसिव एंड एडमिशन प्रीवियसली डिस्कस एविडेंशियरी एडमिशंस आर ओनली रिलेवेंट. ठीक है, Section 58 lays down that if the party to the proceeding or their agents agree to admit a fact at the hearing, or which they agree to admit any writing under their hands before hearing, which by any rule of pleading and force of time they are deemed to have admitted by their pleading, it need not to be proved. जैसे कि P1 और P2 के बीच में एक चीज तो एडमिट होगी, प्रॉपर्टी बिलोंग टू XYZ, they be themselves can be made the foundation of rights of the party. Even implied admission cannot be allowed to be withdrawn by the way of amendment of WS. अभी जो एक बार आपने एडमिशन कर लिया उसे अलाउ नहीं किया जाएगा विड्रॉन करने का बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ WS. एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस दैट कैन बी रिलाइड अपन एंड दो नॉट कंक्लूसिव इट डिसाइसिव ऑफ द मैटर अनलेस सक्सेसफुली विड्रॉन और प्रूव्ड एररोनियस. नॉर्मली अगर एडमिशन पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इन द अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर जाता है. हाँ, ये कंक्लूसिव तो नहीं लेकिन बहुत डिसाइसिव है. ये सेक्शन 58 में हमने पढ़ा होता है. थैंक यू.